बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रूफ फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। यानी हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव करेंगे। अब हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, यह हम आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं, बहुत बढ़िया से। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें वेव ऑप्टिक्स 01 हाइगेंस प्रिंसिपल और साथ में लगा दें फिजिक्स वाला, या सर्च कर लेना हाइगेंस प्रिंसिपल फिजिक्स वाला। वो वीडियो देखकर यहां पे आओगे तो ये दोनों प्रूफ आपको बढ़िया से समझ में आएंगे। अदरवाइज हम लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे हाइगेंस प्रिंसिपल के काम भर के, जिससे ये प्रूफ आपको समझ में आ जाए। वाह सर वाह, यही तो चाहिए, है ना? तो चलो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। ये जो हम दो प्रूफ कराएंगे इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ये बोर्ड में आते हैं, ठीक है? तो पहले जल्दी से समझ लेते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल। तो हाइगेंस प्रिंसिपल के वो पॉइंट समझें जिनका हमें यहां पे यूज होगा। इसको हाइगेंस हम बोल देते हैं, असल में ये डच साइंटिस्ट का नाम है। इसको पढ़ा जाता है ओ और इसको पढ़ा जाता है, तो इसको हाइगेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। इट इज वेरी टफ टू प्रोनाउंस। दो पॉइंट आपको याद रखने हैं यहां से। पहला, वेव फ्रंट इज ऑलवेज perpendicular to direction of rays। ठीक है, बड़ा फेमस पॉइंट है कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज होंगी वेव फ्रंट हमेशा इनके परपेंडिकुलर होगा। रेज ऐसे जा रही तो वेव फ्रंट इनके परपेंडिकुलर ऐसे, ये ऐसे, ये वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रेज। एक पॉइंट ये याद रखना। दूसरा पॉइंट, वो पॉइंट बता रहे हैं हाइगेंस प्रिंसिपल का जिसका आज हमें यूज करना है, ठीक है? शॉर्ट। दूसरा पॉइंट, मान लो एक वेव फ्रंट हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेव फ्रंट हमें दिया हुआ है। हमसे कहा कि टी टाइम बाद एक और वेव फ्रंट बनाओ। हमें क्या करना है? हमें एक न्यू वेव फ्रंट बनाना है आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी एक नया वेव फ्रंट बनाना है। ध्यान से सुनो, इसका यूज करेंगे हम। तो एक जो वेव फ्रंट होता है, इस पे जितने भी पॉइंट हैं बच्चों, इनको हम सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस कहा जाता है। आप सेकेंडरी सोर्स समझ लो। हर वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं सब सेकेंडरी सोर्स हैं और यहां से निकलती हैं न्यू वेवलेट्स। सेकेंडरी सोर्स से क्या निकलती है? न्यू वेवलेट्स। न्यू वेवलेट्स अभी समझाएंगे, बहुत आसान है। न्यू वेवलेट्स। अब ये जो वेवलेट होती हैं ये वेव की स्पीड से चलती हैं। वेवलेट कैसे चलती हैं? ट्रेवल्स with speed of wave, यानी लाइट की वेव जिस स्पीड से चलेगी उसी स्पीड से यहां से निकलने वाली वेवलेट चलेगी। थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे जो वेव की स्पीड है, यानी जो लाइट की स्पीड है वो v है। लाइट की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, तो कोई मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड v है। यहां से जो वेवलेट निकलेंगी, ऐसे ऐसे निकलती हैं वेवलेट, उनकी स्पीड भी क्या होगी? v। हमें कितने टाइम बाद नया वेव फ्रंट बनाना है? t टाइम बाद, ठीक? यानी यहां से जैसे ये एक वेवलेट निकली, ये वेवलेट निकली, ये वेवलेट निकली, ये t टाइम में कितना आगे जाएगी? सोच के बताओ। यहां से कोई वेवलेट निकला, मान लो ये बना है t इज इक्वल्स टू 0 पर, तो t टाइम में वेवलेट कितना आगे जाएगी? बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेवलेट्स इन
टाइम t। भाई वेवलेट की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ वेव यानी v, और कितने टाइम में, t टाइम में। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। वेवलेट v स्पीड से चली t टाइम तक, तो कितना आगे जाएगी, vt। वेवलेट कैसे निकलती है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। तो आपको क्या करना है, यहां पे सेंटर मान के आपको एक आर्क खींचनी है जिसका रेडियस vt के बराबर हो। यहां सेंटर मान के आपको एक आर्क खींचनी है ये, जिसका रेडियस कितना हो, vt हो। बोलो सही है। वेवलेट यहां भी पहुंची होगी vt, ये भी vt है। वेवलेट ऐसे आगे जा रही है, t टाइम में कितना डिस्टेंस आगे गई होगी, vt। वेवलेट किस स्पीड से चलती है, स्पीड ऑफ वेव से। तो वेवलेट इधर भी vt, इधर vt, इधर vt। इसी तरह से एक और पॉइंट उठा लो, कोई भी 2 पॉइंट उठा लो। यहां से फिर आप क्या करो, यहां से फिर एक आर्क खींचो, कितने रेडियस की, vt। भाई यहां से भी वेवलेट कब निकली है, t इज इक्वल्स टू 0, है ना। न्यू वेवलेट को कई बार सेकेंडरी वेवलेट भी बोला जाता है, ठीक है। यहां भी ये सब का मतलब नहीं, अभी यहां तरीका सिखा रहे हैं नया वेव फ्रंट बनाने का, ये सीखना है। इस तरह से एक और पॉइंट उठा लो, 2 पॉइंट से काम बन जाएगा, जितने चाहे पॉइंट उठा लो। फिर यहां से एक नया आर्क खींचो, कितने रेडियस का, vt। अब ये जो बनी है सेकेंडरी वेवलेट्स, इन पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो, इन पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो। ये जो कॉमन टेंजेंट है, दिस इज न्यू वेव फ्रंट। बस ये दोनों पॉइंट आप सीख लो हाइगेन्स प्रिंसिपल का आज, तो दोनों प्रूफ चुटकियों में समझ में आएंगे। क्या बोला, पहला कि वेव फ्रंट, पहला तो बड़ा आसान है, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रेज। मान लो रेज अपनी ऐसे जा रही हैं, तो वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर बना देना, इसके परपेंडिकुलर बना देना, एक खचक 90 डिग्री पे। दूसरा पॉइंट कि अगर t इज इक्वल टू 0 पे एक वेव फ्रंट बना हुआ है और हमसे कहता है एक नया वेव फ्रंट बनाओ t टाइम के बाद, तो क्या करना है, आपको यहां पे कुछ सेकेंडरी सोर्स देखने होंगे। उन सोर्सेज में से क्या निकलेंगी, नई वेवलेट्स निकलेंगी। वो वेवलेट किस स्पीड से चलेगी, स्पीड ऑफ वेव से चलेगी। हमने मान लिया वेव की स्पीड v है इस गिवन मीडियम में, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ वैक्यूम या एयर में, बाकी अलग अलग मीडियम में अलग अलग। अब हमने कहा कि ये वेवलेट t टाइम में कितना आगे गई, तो हमने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेवलेट इन टाइम t, vt, स्पीड इनटू टाइम। हमने कहा यहां सेंटर मानते हुए एक आर्क, एक हेमीस्फीयर बनाओ जिसका रेडियस vt हो, vt हो, vt हो, और इन पे आप एक कॉमन टेंजेंट खींचो, दैट विल गिव यू न्यू वेव फ्रंट। शॉर्ट में बता रहे, एकदम 100% करेक्ट नहीं है ये, हम बता रहे काम भर का, जिससे आपको दोनों प्रूफ समझ में आए। 100% करेक्ट पढ़ना है तो पिछला वीडियो देख लो, ठीक है। सर वो कौन देखेगा, छोटे में काम बनेगा। नोट कर ले इसको, फिर मिटा रहे। नोट कर लिया। इसका कोई पूछे हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है, वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू रेज। और वेव फ्रंट क्या है वो तो नहीं पता सर, जरूरत नहीं, अभी तो पेपर है। तो पिछले वीडियो में मैंने ये सब चीजें बताई है। चलो प्रूफ देखें, क्लियर है, कैसा क्लियर है, समझ में आने वाला कि क्लियर हो गया, एकदम साफ है। नोट कर लिया, चलो मिटा रहे हैं इसको, पॉज करके नोट कर लो। चल सबसे पहले देखते हैं प्रूफ फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता है ना आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। वैसे तो हम जा रहे पढ़ने प्रूफ फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो 2 पॉइंट बताए ना, उसको यूज करके ही हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मान लो यहां पे कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो यहां पे कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर मान लो, जो मान लो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। अब यहां से हम 2 पैरेलल रेज लेके आएंगे, ध्यान से 2 पैरेलल रेज, ये पहली रे आके यहां लड़ी और ये दूसरी रे ये ऐसे आगे जा रही है, ठीक है। ये 2 रेज आ रही हैं, इनको हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रेज। अच्छा, क्या आप मेरे को एक इंसिडेंट वेव फ्रंट बना के दे सकते हो?
क्या तरीका है? वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू रेज, यानी इसके परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन खींच दें, इसके परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन खींच दें तो क्या वो इंसिडेंट वेव फ्रंट बनेगा? कंडीशन क्या है कि ये एंगल 90 हो और ये एंगल भी 90 हो। सो दिस बिकम्स आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसका नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। सो ए बी इज आर इंसिडेंट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? रेज के परपेंडिकुलर। जैसे अभी तक हम समझते थे ना, रेज चल रही है तो हाइगेंस की थ्योरी ने कहा रेज नहीं चलती, वेव फ्रंट चलता है। ऐसे इमेजिन करो, जुर्र घां। जैसे अभी तक हम सोचते थे रेज जाके लड़ी खचाक, इनका रेज नहीं, यहां से वेव फ्रंट्स आ रहे हैं ऐसे टर 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 खटाक आके मार दिया। अच्छा ध्यान से सुनना, ये जो वेव फ्रंट है ये ऐसा है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन से बाहर आता हुआ और ऐसे अंदर जाता हुआ। ये जो सरफेस है ये ऐसा है, थोड़ा प्लेन का ध्यान रखना, सेकंड लॉ में यूज करेंगे प्लेन का भी। ये सरफेस ऐसा है और ये वेव फ्रंट ऐसा है। यहां तक बात समझ में आई? मान लेते हैं ये जो वेव फ्रंट बना ये t इज इक्वल्स टू 0 पे बना, मान लेते हैं। अब हम आपसे कहते हैं एक नया वेव फ्रंट बनाओ आफ्टर टाइम t, और मान लेते हैं कि इस मीडियम में जो वेव की स्पीड है, लेट अस अज्यूम द वेव स्पीड इज v। भाई मीडियम चेंज हो रहा है क्या? रिफ्लेक्शन में मीडियम तो चेंज नहीं होता ना, इसी मीडियम में लाइट आएगी। तो इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो v है। अब हमने आपसे कहा कि t टाइम बाद एक नया वेव फ्रंट बनाओ। अब यहां पर हम एक दिमाग लगाएंगे, हम कहते हैं चलो मान लेते हैं कि t टाइम में ये रेस यहां पहुंच रही है, मान लेते हैं। कितने टाइम में? t टाइम में, t इज इक्वल्स टू t में ये रेस यहां पहुंच रही है। ये कितना डिस्टेंस होगा? vt होगा। कितना डिस्टेंस होगा भाई? vt होगा। भाई रेस भी किस स्पीड से चलेंगी? वेव की स्पीड से, वेव फ्रंट भी वेव की स्पीड से। टी टाइम में मान लिया यहां पहुंचा, नहीं यार सर ऐसे मजा नहीं आया। चलो अभी जो सेकंड पॉइंट पढ़ाया था उसको याद करो। इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या सोर्स बनेगा? सेकेंडरी सोर्स बनेगा, बोलते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ये नाम है, एनसीईआरटी यही बोलती है। तो क्या ये एक सेकेंडरी सोर्स बनेगा? बिल्कुल। सेकेंडरी सोर्स से हमें क्या करना चाहिए? एक आर्क बनानी चाहिए। आर्क का रेडियस कितना होना चाहिए? vt। भाई हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक नया वेव फ्रंट आफ्टर टाइम। देखो ये डेरिवेशन आती सबको रहेगी और समझ में किसी को नहीं आती स्कूल में। किसी पूछो कि हुआ क्या है, ऐसे खींचो लाइन ऐसे परपेंडिकुलर, जाके ट्राई कर लेना। ये डेरिवेशन कर हर कोई लेगा स्कूल में, नहीं हर कोई तो नहीं कर पाता सर फिर भी जो कर भी रहे होंगे उनको एक्चुअल तरीका नहीं पता कि अंदर हो क्या है, रट के आ गए। तो ध्यान समझो कि यहां से हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे जिसका रेडियस कितना होगा? vt। तो यहां से हमने एक आर्क बनाई vt और मान लिया कि वो यहीं पे आ रही है, ये वाला हमने अज्यूम कर लिया कि t टाइम में वेव यहां पहुंच रही है। अच्छा इसी तरह से एक आप यहां से आर्क बनाओगे। अब यहां से जब आर्क बनाएंगे तो सर यहां भी बन सकती है, यहां भी बन सकती है, यहां भी बन सकती है, यहां भी बन सकती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है हाइगेंस प्रिंसिपल में। आपको पता है लाइट रे लड़कर ऐसे जाएगी। एक बात समझो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते हैं कि लाइट रे ऐसे आई है, लड़ेगी, फिर ऐसे निकलेगी। तो आप यहां से जो vt की आर्क बनाओगे यहां भी बना सकते हो डेफिनेटली। एक आप पूरा एक्चुअल में तो स्फीयर बना सकते हो। असल में हाइगेंस प्रिंसिपल यही है कि यहां से vt का एक स्फीयर बना दो, पर ऐसा नहीं, कॉमन सेंस भी लगाना है। हमें पता है पलट कर तो लाइट इधर ही कहीं आनी है, तो यहां पे हम एक हेमिस्फीयर चलो बना लेते हैं करीब यहां पे। ये हमने एक हेमिस्फीयर बना लिया। यहां से कितनी दूर होगा? vt डिस्टेंस दूर होगा। अब क्या करना है आपको? इन दोनों आर्क पे एक कॉमन टेंजेंट खींचना है। एक कॉमन टेंजेंट खींच दिया, एक कॉमन टेंजेंट खींच दिया। ये मेरे ख्याल से बन जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहां पे मान लो ये मेरे ख्याल से बन गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसका भी नामकरण कर देते हैं, इसको बोल देते हैं C, इसको बोल देते हैं D। तो CD इज आर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। देखो हुआ क्या, जब तक ये B वाला जो पॉइंट है यहां से वेवलेट C पे पहुंची, तब तक A से निकली हुई वेवलेट D पे पहुंची। यहां से वेवलेट निकली कहां पहुंची? C पे। A से भी कहां पहुंची? D। ऐसे देखो एक पॉइंट A,
रटना नहीं है, समझना है। देखो ए से ट्र ट्र ट्र, बी से ट्र ट्र ट्र, तो बी वाली कहां पहुंच गई? सी पे। ए वाली कहां पहुंच गई? डी पे। ठीक है, और स्पीड तो भी रहेगी क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ है, इसका फायदा मिला। चलो भैया वेव फ्रंट बन गया। अब हम आपसे कहें कि रिफ्लेक्टेड रेज बनाओ। क्या बनाओ? रिफ्लेक्टेड रेज बनाओ। ये कैसे होगा? या वेव फ्रंट रेज के परपेंडिकुलर, तो रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। अगर ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो रिफ्लेक्टेड रेज इसके परपेंडिकुलर बनाई जा सकती है, इससे 90 डिग्री पे। यहां से भी ये यहां से कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से, ये एडी डिस्टेंस कितना होगा? क्या ये भी वीटी होगा? यही तो आर्क ली भाई तुमने। ए पे सेंटर रख के ऐसे आर्क ही तो काटी वीटी डिस्टेंस की, बी पे रख के वीटी, तभी तो नया वेव फ्रंट तैयार हुआ भाई। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ ये एंगल कितना है? क्या ये 90 डिग्री है? बिल्कुल है। ये वेव फ्रंट, ये रे। अच्छा, क्या ये 90 डिग्री है? बिल्कुल है। ये रे है और ये वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है? अच्छा, अब जरा एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह देखते हैं। आओ, अगर हम यहां पे बच्चों नॉर्मल बनाएं, घबराओ नहीं, आसान है। अगर यहां पे हम एक नॉर्मल बनाएं, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रेज। एक बार बताएंगे, ऐसा बताएंगे आपको पकड़ में आ जाएगा पॉइंट। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं है? रे और वेव फ्रंट के बीच का एंगल ये पूरा 90 डिग्री है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये आई होगा, तो ये छोटा सा एंगल 90 माइनस आई हो जाएगा। ये पूरा एंगल 90 होगा रे बाबा, क्योंकि ये रेज, ये वेव फ्रंट बाबा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 90 माइनस आई। अच्छा, मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? सोच के आंसर दो। ध्यान से देखो, ये नॉर्मल, ये सरफेस, ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ये कटक, ये एंगल कितना? 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा? आई। भाई ये नॉर्मल, ये सरफेस, तो ये एंगल भी तो 90 होगा, ये एंगल भी तो 90 होगा। 90 में से ये एंगल निकल गया 90 माइनस आई, तो बचा हुआ आई, जोड़ने पे 90 आ रहा, यानी ये पूरा एंगल हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, जब रेस की बात करो, या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस। नई डेफिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलते थे? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। मैं कोचिंग में एक और पढ़ाता हूं, क्या? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस। खैर, इधर आते हैं। यहां पे अगर हम एक नॉर्मल बनाएं तो क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों फिर से ये एंगल 90 है क्योंकि ये रे है, ये वेव फ्रंट है, ये आर हो गया, तो ये बचा हुआ 90 माइनस आर। इसी तरह से हम बोले कि इस बार ये एंगल कितना है, बता सकते हैं आप? ध्यान से देखो, टक 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 नॉर्मल, टक 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 सरफेस, ये एंगल होगा 90, यहां से ये लाइन खींच दी ऐसे, इसको बोला है 90 माइनस आर। अरे भाई ये एंगल भी तो 90 है नॉर्मल और सरफेस के बीच में, ये 90 माइनस आर, तो ये कितना? आर, तो ये एंगल हो गया आर। जरा नोट करें, जरा नोट करें, फिर हम दो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं उनको अलग अलग करेंगे। नोट कर लिया? छाप लिया? बहुत बढ़िया। पॉज करके नोट कर लें, बहुत बढ़िया। इसको मिटा लें हम। चलो, एंगल की मार्किंग समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब हम दो ट्रायंगल देख रहे हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक ट्रायंगल उठाएंगे हम ए सी डी या एडीसी, एडीसी। यहां पे ये एंगल 90 डिग्री, 90 क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वेव फ्रंट है, ये एंगल कितना है? आर है। कैसे आर हुआ?
देखो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर ये पूरा एंगल कितना है 90, क्योंकि वेव फ्रंट और रे के बीच में ये r तो ये 90 माइनस r, फिर ये एंगल पूरा 90 है, ये 90 माइनस r तो ये r। चलो यहां तक समझ में आया। दूसरी चीज, जो BC है क्या वो VT के बराबर है? बिल्कुल, यहीं पे आपने सेंटर रख के आर्क बनाई थी। और जो AD है क्या वो भी VT के बराबर है? बिल्कुल। जरा दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, AC दोनों में कॉमन हो गया, VT दोनों में बराबर की साइड हो गई, और एक एंगल 90 डिग्री है। यानी आप RHS से बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। भाई दो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक साइड बराबर है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो RHS से दोनों भाई तीसरा साइड अपने आप बराबर होगा ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से दो साइड बराबर, तीसरी अपने आप बराबर, क्योंकि 90 डिग्री है। भाई हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बराबर तो बेस अपने आप बराबर। तो हम बोल सकते हैं दैट द ट्रायंगल ABC is congruent with triangle ADC। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ध्यान से, मतलब AB किसके बराबर होगा? DC के, तो AB DC के बराबर। अब ध्यान से, VT के सामने एंगल I है, यहां VT के सामने एंगल R है, दोनों एंगल बराबर होंगे। एंगल्स अपोजिट टू कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए हैं? बाय RHS। angles opposite to equal sides are equal। तो इसके सामने एंगल है I और यहां VT के सामने एंगल R, hence angle of incidence is equals to angle of reflection proved। तो एक लॉ तो प्रूफ हो गया, इसको फर्स्ट लॉ बोल रहे हैं, सेकंड लॉ बोल लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? समरी दे जल्दी से। हमने बोला स्टार्ट कर रहे हैं समरी, ओके तैयार, बहुत बढ़िया। हम इंसिडेंट रे लेके आए, एक को डॉट 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 छोड़ दिया, एक को पूरा बना दिया। हमने कहा यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाओ, इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर मार दिया। फिर हमने कहा टी टाइम के बाद एक नया वेव फ्रंट चाहिए हमें, वेव की स्पीड v मान ली, तो b से एक आर्क खींचा, इत्तेफाक से वो यहीं आ रही थी, डिस्टेंस कितना हो गया vt। a से आर्क कहीं भी खींच सकते थे, पर हम पता है कि रेस तो इधर जाएंगी, तो इसी तरफ आर्क खींची हमने, ये डिस्टेंस भी vt। इस पे कॉमन टेंजेंट बनाया, नया वेव फ्रंट, इसके परपेंडिकुलर रेस बना दी, रिफ्लेक्टेड रेस। यहां तक क्लियर है? फिर हमने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस i, यहाँ पे r 90 माइनस r और ये r। फिर दो ट्रायंगल अलग अलग कर लिए, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। फिर हमने बोला एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नोट कर लें, पॉज करके नोट करें, फिर दूसरे लॉ की बात करें। नोट किया? मिटा रहे हैं? पॉज करके नोट कर लें। क्लियर? चलो मिटा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। The incident ray, normal and reflected ray lies on the same plane। ध्यान से सुनो, ध्यान से। इंसिडेंट वेव फ्रंट, अब इसमें कोई मतलब प्रूफ नहीं है, इसमें बातें हैं बस। इंसिडेंट वेव फ्रंट AB, रिफ्लेक्टिंग सरफेस AC and reflected wave front नाम बताओ CD, all are perpendicular to plane of board। बोल सकते हैं ये सभी बोर्ड, अब आप लिख लेना प्लेन ऑफ पेपर बोर्ड लिखोगे एग्जाम में टीचर सोचेगा कैसा छापा है। प्लेन ऑफ बोर्ड, जैसे ये बोर्ड है तो ये इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, ये भी इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, और ये सरफेस भी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ये रहा बोर्ड का प्लेन, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर है? यानी ये तीनों ही प्लेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब सुनो ध्यान से, इंसिडेंट रे आर परपेंडिकुलर टू AB। अग्रीड? इंसिडेंट रेज आर परपेंडिकुलर टू AB। ओके। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू AC। बोलो एग्रीड? AC के परपेंडिकुलर नॉर्मल है,
AC के परपेंडिकुलर। reflected rays are perpendicular to what DC बोल सकते हैं, CD बोला है क्या, CD। रिफ्लेक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू CD। अच्छा, यानी ये तीनों इनके परपेंडिकुलर है, यानी ये तीनों प्लेन ऑफ बोर्ड में होंगी। हाय 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 भाई, ABCD AC बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, इन तीनों से वापस परपेंडिकुलर हो गए हैं। ये भाई बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड के जो इंसिडेंट रे है वो इसके परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल है वो इसके परपेंडिकुलर, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसके परपेंडिकुलर, यानी वापस कहां छप गया, बोर्ड के प्लेन में। पहले आप बोर्ड के प्लेन से बाहर आए, AB बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, DC बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, AC बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब इंसिडेंट रे AB के परपेंडिकुलर, वापस चले गए बोर्ड में। नॉर्मल AC के परपेंडिकुलर, वापस चले गए बोर्ड में। रिफ्लेक्टेड रे CD के परपेंडिकुलर, वापस चले गए बोर्ड के प्लेन में। यानी आप बोल सकते हो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies on सेम प्लेन। और वो सेम प्लेन कौन सा है, प्लेन ऑफ बोर्ड। लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन प्लेन ऑफ बोर्ड। पहले ये सब बोर्ड के परपेंडिकुलर हुए, फिर ये सब वापस इनके परपेंडिकुलर होके बोर्ड के प्लेन में चले गए। दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आप नाम बोल दो। दोनों लॉस प्रूव हो गए। अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जल्दी से इसको नोट करो, नोट करो भाई, छापो इसको। वाह सर, आज समझ में आया। अब मैं बेवकूफ नहीं बनाएगा इस डेरिवेशन में, अब मैं इसको समझ समझ के करेगा। बहुत आसान है, दूसरा तो और आसान है, ऐसे हो जाएगा। चले, मिटा लिया, उतार लिया, छाप लिया, मिटा दे, पॉज करके नोट कर ले। 1 2 3 4 5, चलो। ये दुनिया बड़ी गोल है, ये दुनिया 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 दुनिया, ये दुनिया बड़ी गोल है, इसमें कितने झोल झोल झोल। प्रूफ फॉर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम रिफ्रैक्शन के लॉज प्रूफ करेंगे। याद है रिफ्रैक्शन के लॉ? एक तो स्नेल्स लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, और एक तो वही है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। चलो, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो नहीं बनाएंगे क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, तो यहां पे हम एक बाउंड्री बना लेते हैं। ये एक बाउंड्री बना ली, ऊपर मान लेते हैं कोई मीडियम है, मीडियम 1, और नीचे मान लेते हैं कोई मीडियम है, मीडियम 2। स्पीड ऑफ वेव मान लेते हैं इस मीडियम में v1 है और इस मीडियम में v2 है। अब स्पीड ऑफ वेव तो अलग अलग होगी भाई, वेव की जो स्पीड होती है मीडियम पे डिपेंड करती है, इसमें v1 इसमें v2। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम जो अपना वो डेंसर है। अब बच्चों ये रेयर होगा तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। सब assumption है भाई, किसी एक में तो ज्यादा मानोगे तभी तो रेयर डेंसर मीडियम होगा, तो हमने बोल दिया ये रेयर ये डेंसर। स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज्यादा है इसमें कम। ठीक है, इतनी बातें लिख लिया, इतने assumption लिख लिया। अब शुरू करें डेरिवेशन। चलो, कुछ नहीं करना, फिर से यहाँ पे पैरेलल रेज लेके आनी है। तो मैं पैरेलल रेज लेके आया, एक रे ऐसे लड़ी और एक रेस के पैरेलल में ये आई और ये चली गई। ये कौन सी रेज है हमारी? ये हमारी फिर से इंसिडेंट रेज है। क्या आप मेरे को एक इंसिडेंट वेव फ्रंट बना से दे सकते हो? सर मैं दे सकता है, ये बनाएगा मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। हाय हाय हाय, इसका नामकरण ए बी। सो ए बी इज अगेन आर इंसिडेंट वेव फ्रंट। WF लिख दे, वेव फ्रंट, दिमाग बहुत कुछ चलता है, वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं ये काम हुआ t इज इक्वल टू 0 पे। अब ध्यान देना, t
t इज इक्वल टू 0 पे ये काम हुआ। अब हमने कहा कि जो वेव की स्पीड है वो इस मीडियम में v1 है, इस मीडियम में v2 है। हमने कहा t टाइम के बाद एक नया वेव फ्रंट बना के दो। आपने कहा ठीक है, इस वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट है, ये 90 डिग्री, इस वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट है वो बिहेव करेगा एज सेकेंडरी सोर्स या सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, जहां से वेवलेट्स निकलेंगी। खास बात यह है कि यहां से निकलने वाली वेवलेट मीडियम 1 में है, पर यहां से निकलने वाली वेवलेट मीडियम 2 में है। असल में यहां से जो वेवलेट निकलेंगी इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ निकलेंगी, बट इट शुड मेक सेंस। आप क्या पढ़ रहे हो? रिफ्रैक्शन। तो उन्हीं वेवलेट को देखो जो दूसरे मीडियम में आ रही। हाइगन्स प्रिंसिपल 1678 बहुत पुराने जमाने का, तो उसमें कई असम्पशन उन्होंने डाले थे कि आप फॉरवर्ड वेव फ्रंट को ही देखो, पूरा बताएंगे, कोई इसमें कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। वेव फ्रंट हर तरफ बनता है, हमको ही पता है, यहां भी बनेगा, यहां भी, यहां से वेव फ्रंट इधर भी जाएगा, इधर भी, बट हमको सिर्फ ये वाला देखना है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहां से जो वेव फ्रंट निकला वो तो फर्स्ट मीडियम में है, पर यहां से जो वेव फ्रंट निकला या वेवलेट, क्या निकलता है? वेवलेट। हाँ, यहां से जो वेवलेट निकली वो मीडियम फर्स्ट में है, और यहां से जो निकली वो मीडियम सेकंड में, यानी दोनों वेवलेट की स्पीड अलग अलग है। मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू t टाइम के बाद यहां वाली वेवलेट पहुंच गई इस जगह पे, ये मैंने बना दिया हेमिस्फीयर आर्क। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये मेरे ख्याल से डिस्टेंस होगा v1t, क्योंकि यहां से जो वेव निकली है वो v1 स्पीड से चल रही है, तो t टाइम में v1t रिकवर की। पर यहां से जो वेवलेट निकलेगी वो v2 स्पीड से चलेगी, और v2 v1 से थोड़ा कम है, यानी वो इतना लंबा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। तो यहां से जो वेवलेट निकली, मान लो वो यहीं तक पहुंची, थोड़ा डिस्टेंस कम कवर किया। नहीं समझे? ये जो वेवलेट निकली यहां से रेडियस बना के मारना है ना, ये रेडियस मान लो मैंने मान लिया, ये मान लो हमने रेडियस मान लिया। ये जो बना ये कितना होगा? v2t। क्या v2t v1t से छोटा होगा कि नहीं? सोच के बोलो। बिल्कुल छोटा होगा। क्यों? क्योंकि v1 ज्यादा है और v2 कम है। बोलो क्लियर है? ये इंसिडेंट रेज आई। हाँ, अब आपको एक कॉमन टेंजेंट बनाना होगा सेकेंडरी वेवलेट पे। ये बन गया कॉमन टेंजेंट। मेरे ख्याल से ये नया वेव फ्रंट है। ये कौन सा वेव फ्रंट था आपका? इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये कौन सा है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। नाम दे देते हैं इसको C और इसको नाम दे देते हैं D। तो नाउ CD इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब आपसे हमने कहा कि हमें रिफ्रैक्टेड रेज भी बना के दो। आपने कहा कोई बात नहीं, जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी। लो, जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी। लो सर, बन गया। क्लियर है? देखो लाइट की बेंडिंग भी दिखाई पड़ रही है आपको, डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। क्लियर हुआ? एकदम एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ कि डाउट हो रहा है। मैंने कहा यहां एक वेव फ्रंट बना। अब इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। मैंने कहा टी टाइम के बाद एक नया वेव फ्रंट बना। देखो ये टॉपिक बताया सबने है, मैं एकदम डिटेल में जाके बता रहा हूं आपको। क्या आप ये नहीं कहो कि याद करा दिया, स्कूल में आपको लगा हुआ याद करा दिया। नहीं, याद नहीं। यहां से जो वेवलेट निकली वो टी टाइम में यहां पहुंची। ये हमने अज्यूम किया कि यहां तक पहुंची, हमने खुद से माना कि यहां तक पहुंची v1t डिस्टेंस। पर यहां से जो वेवलेट निकली वो कम डिस्टेंस ट्रैवल की। इस बार दोनों वेवलेट बराबर डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करती। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब मीडियम चेंज होगा तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये वेवलेट बनाने का तरीका, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने का तरीका, ये बना नया वेव फ्रंट। इसको आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है? और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है? ये हो गई रिफ्रैक्टेड रेज। दिख रहा है? बेंडिंग होके दिख रही है इसकी, ऐसे आई थोड़ी बेंड हो गई। अच्छा ठीक है सर, इतना समझ में आया। हाँ, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? बड़ा बनाओ, थोड़ा बना लो, 90 डिग्री। जरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करने की कोशिश करते हैं। यहां पे बनाएंगे नॉर्मल। दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये हो जाएगा 90 माइनस आई, क्योंकि भाई ये एंगल 90 होगा, और ये कितना हो जाएगा फिर से आई। अब ये सब तो समझ में आ रहा होगा आपको, ये भी नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। ये एंगल पूरा 90 होगा नॉर्मल से, देखो पहले ये एंगल 90 होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये 90 माइनस आई, फिर ये 90 माइनस आई गया तो ये आई। इस तरह से नीचे आओ, ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, बोलो यही होगा। ये नॉर्मल है, इसको इधर लिख लें V2T, हाँ ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पूरा एंगल 90 होगा क्योंकि नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल 90, तो ये होगा 90 माइनस आर, ये एंगल 90, ये 90 माइनस आर, तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल अपने आप आर। बोलो सही बोल रहे हैं, ये आर, ये 90 माइनस आर, ये 90 होगा पूरा, ये 90 माइनस आर, तो तीसरा एंगल अपने आप आर, भाई टोटल 180 आना चाहिए। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको चेंज कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको चेंज कर दो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस। यानी अभी तक जो आप एंगल लेते थे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच में, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच में, वहां पे रेज को हटा के वेव फ्रंट ले आओ और नॉर्मल को हटा के सरफेस ले आओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस। क्या बात, समझ में आ गया। खैर यहां तक कहानी हो गई। अब फिर से हम दो ट्रायंगल उठाएंगे, कॉन्ग्रुएंट वगैरह प्रूव नहीं करेंगे, टेंशन ना लें, बस दो ट्रायंगल को उठा के यहां पे बना लें सजा के, ए बी डी V1T, ये एंगल I, ये एंगल 90। एक ट्रायंगल और अलग बनाते हैं, ACD, ऐसे बना लो, उल्टा ही बनाओगे, ऐसे बना लें सीधा, उल्टा ही बनाते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, ACD, सीधा बनाते हैं, सीधा बनाने में जो खुशी है उल्टा बनाने में कहाँ है। हाँ चलो, ये होगा A, ये हुआ C, ये हुआ D, ABD ACD। AC की वैल्यू है V2T, AC के सामने वाला एंगल है R, और मेरे ख्याल से ये एंगल 90, बोलो ठीक है। BD के सामने वाला एंगल है I, और V2T के सामने R। इस बार कॉन्ग्रुएंट वगैरह प्रूव नहीं करना, टेंशन। इस ट्रायंगल से आप मेरे को साइन I की वैल्यू बता दो। साइन I क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई ये थोड़ा ना हाइपोटेन्यूज होगा, यहाँ तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी V1T अपॉन AB। यहां से आप मुझे साइन R की वैल्यू बता दो। साइन R विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से भी देख सकते हो, साइन I विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AD, साइन R विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। बस डिवाइड कर दो, काम खत्म। साइन I अपॉन साइन R, यहां नीचे करें, साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R करोगे, AD कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? V1T अपॉन V2T, TT भी मर जाएगा, यू विल गेट V1 बाई V2। साइन I अपॉन साइन R देखो क्या मिलेगा? V1 by V2। V1 स्पीड ऑफ वेव इन फर्स्ट मीडियम, V2 स्पीड ऑफ वेव इन सेकंड मीडियम, दोनों ही वैल्यू कांस्टेंट है, यानी V1 V2 का रेशियो रहेगा कांस्टेंट, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको आप स्नेल्स लॉ भी कह सकते हैं। प्रूव्ड। क्या V1 चेंज होता है क्या? नहीं, स्पीड ऑफ वेव V1 थोड़ा ना V2 चेंज होता है, इनका रेशियो भी फिक्स्ड। अगर आपने थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन पढ़ा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2। पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी आप यहां से बोल सकते हो साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, और μ2 बाई μ1 को आप μ21 भी बोलते हो, ये भी पता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यही तब तो स्नेल्स लॉ था, प्रूव हो गया। नोट कर, यहां पे खास बात ये थी कि जो दोनों वेवलेट निकल रही हैं वो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही। एक रेयर मीडियम में है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, एक डेंसर में है कम डिस्टेंस। उसके बाद तो बस कॉमन टेंजेंट,
जोड़ा, आर और मार्क किया, दोनों ट्रायंगल बनाया, साइन आई की वैल्यू साइन आर की वैल्यू डिवाइड। नोट कर लें, फिर दूसरे लॉ की बात करें। कर लिया? जल्दी समराइज करें। इंसिडेंट रे लाए, इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया, यहां से हमने कहा कि सेकेंडरी वेवलेट निकालो, टी टाइम बाद यहां पहुंची, यहां की सेकेंडरी वेवलेट टी टाइम बाद थोड़ा कम पहुंची क्योंकि इस मीडियम में स्पीड कम है। कॉमन टेंजेंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। फिर मैंने कहा यहाँ पे नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस आई आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 माइनस आर, ये 90, इस एंगल का तीसरा एंगल आर। यहां से साइन आई की वैल्यू दिस बाय दिस, यहां साइन आर की वैल्यू दिस बाय दिस, साइन आई अपॉन साइन आर, v1 बाय v2 कांस्टेंट। नोट कर लें पॉज करके। 1 2 3 4 5 मिटा रहे हैं, ओके। अब बात आती है सेकेंड लॉ की। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। पूरी वही कहानी बताएंगे, इसमें भी हम कुछ नया थोड़ी ना बताएंगे। यहां पे सरफेस कौन सा है अपना, एडी, एडी इज सरफेस। तो फिर वही पूरी कहानी है क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। क्या बोला, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। देखो ये ऐसे बाहर निकल रहा, ये ऐसे बाहर निकल रहा और ये ऐसे बाहर निकल रहा, तीनों प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अच्छा, इंसिडेंट रेज आर परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसके परपेंडिकुलर है, वापस चली गई प्लेन ऑफ बोर्ड में। रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, वापस चली गई बोर्ड के प्लेन में। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, वापस चला गया बोर्ड के प्लेन में। यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेज ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कौन सा प्लेन, प्लेन ऑफ बोर्ड। क्लियर है? तो यहीं पे ये दोनों प्रूफ होते हैं समाप्त। इसके बाद इसको बढ़िया से करना रिवाइज, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।